हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट पे। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हमने अभी तक मुस्लिम मुस्लिम यानी इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ, किस तरीके से भारत पे आक्रमण होने स्टार्ट हुए, तुर्कियों ने आक्रमण किए, अरबी शासकों ने आक्रमण किए। इसके बाद हमने खिलजी वंश की स्थापना पढ़ी है, गुलाम वंश की स्थापना पढ़ी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं और खिलजी वंश में हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और इसके पुराने वाले लेक्चर हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम उसके अभियान भी पढ़ चुके थे। अभियान यानी उत्तर भारत में किस कहाँ कहाँ उसने अभियान किए या दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ अभियान किए, ये सारी जानकारी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उत्तर भारत में उसने गुजरात अभियान चलाया 1299 में। रणथंभौर का अभियान चलाया 1301 में। चित्तौड़गढ़ का अभियान चलाया 1303 में, जहाँ के राजा रतन सिंह थे। मालवा अभियान 1305 में चलाया उसने, वहाँ के राजा राजा परमार मलहक देव थे। इसके बाद जालौर का अभियान 1311 में। ये 5 मुख्य उसके अभियान है जो उत्तर भारत में चलाए गए थे। इसके बाद उसने दक्षिण भारत में भी अभियान चलाए। वारंगल का अभियान 1303 में, देवगिरी का अभियान 1308 में, द्वार समुद्र या होयसाल का अभियान 1310 में, और चौथा और अंतिम अभियान जो उसने पांड्या महावर में 1311 में चलाया। दक्षिण भारत के ये 4 प्रमुख अभियान थे। इसके बाद हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार से उसने अपने शासन में बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से उसको बताएं। शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जो स्थायी सेना रखी, एक तो 5 लाख की दोस्तों इसके पास एक स्थायी सेना थी। 5 लाख उसकी सेना में शामिल थे। महंगाई इसके शासनकाल में बहुत काफ़ी कम रही। उसका उद्देश्य था साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा यानी साम्राज्यवाद को स्थापित करना, उसका एक उद्देश्य था। उसकी बाजार के नियंत्रण की जो जानकारी है वो हमें कुछ किताबों से मिलती है, जो कि बर्नी की लिखी हुई किताब है तारीख फिरोजशाही बर्नी की एक लिखी किताब है, जिससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जो नीति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी किताब है अमीर खुसरो की किताब है खजाइल उल फतूह। अमीर खुसरो की किताब खजाइल उल फतूह से हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है। तीसरी किताब है इब्न बतूता की रहला इब्न बतूता की किताब है रहला, जिससे हमें बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की ये सारी जानकारी हमें इन 3 इतिहासकारों की पुस्तक से मिलती है, जिसकी फ़ोटोज़ आप इसमें देख रहे हैं। खजाइन उल फतूह की जानकारी हमें अमीर खुसरो की किताब से मिलती है। इसके बाद बाजार उसका किस तरीके से उसने बाजार को डिवाइड किया हुआ था, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं इसको। बाजार उसके 3 प्रकार से उसने बाजार को डिवाइड किया हुआ था। पहला था खाद्यान्न बाजार। खाद्यान्न यानी कि अनाज व सब्जियों के लिए उसने एक अलग से बाजार बनाया हुआ था। दूसरा था उसका सराय अदल बाजार। सराय अदल बाजार में उसका क्या कपड़ा, तेल और खाने पीने ये सारी जितनी भी सामग्री है यानी ग्रोसरी का जितना सामान है उसके लिए अलग से उसने मार्केट बनाया हुआ था। तीसरा उसका जो मार्केट था वह था दास व घोड़ों के लिए। उस समय पे दास और घोड़ों का भी लेन देन चलता था, खरीदारी और विक्रय चलता था। उसका क्रय विक्रय के लिए दास और घोड़ों के लिए उसने अलग से एक मार्केट बनाया हुआ था। तो ये 3 तरीके के बाजारों को उसने डिवाइड किया हुआ था, जो केवल अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही देखने को मिलता है। इसके बाद उसने कई सारे डिपार्टमेंट बनाए, जिसको सहना-ए मंडी, सहना-ए सराय अदल और सहना-ए दास घोड़ा, ये 3 बाजार हैं। इनको इन 3 प्रशासनिक भाषा में या ये सारी जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत एक उसने विभाग बनाया। दीवान ए रियासत का प्रमुख जो होता था उसका कहते थे सदर ए रियासत। सदर ए रियासत पद पे जो सबसे पहले बनने वाला वो था मलिक याकूब जो सबसे पहला सदर ए रियासत था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए दीवान ए रियासत विभाग का प्रमुख था सदर ए रियासत मलिक याकूब। सदर रियासत सुल्तान के नीचे ये काम करता था। विभाग सुल्तान को अपडेट देता था। एक रिपोर्ट सुल्तान को इस विभाग के द्वारा दी जाती थी दीवानी रियासत विभाग से। इसके बाद इस विभाग के नीचे 3 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, सहना-ए मंडी, सहना-ए सरायल, सहना-ए दास घोड़ा। इसके नीचे 3 सहायक
सहायक काम किया करते थे। बरीद जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, ये भी सुल्तान को रिपोर्ट देता था। इसके बाद होता है नाजिर जो मापतौल विभाग का होता था, वह भी सुल्तान को रिपोर्ट देता था। इसके बाद था मरवाना नाविस, ये परमिट वगैरह का देखता था, इसका भी रिपोर्ट जाती थी सुल्तान को। इसके बाद मुहतसिब होता था जो जनसंचार के लिए सुविधाएं देखता था, वह भी सुल्तान को। इस तरीके से सुल्तान के पास 3 जगह से रिपोर्ट जाती थी, जो कि एक अच्छी व्यवस्था थी भ्रष्टाचार और उस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 तरीके से रिपोर्ट उसके पास जाती थी। ये देखते हैं पीडीएफ में क्या है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। योजना राज्य द्वारा राज्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण मापतौल का मानकीकरण के लिए ये योजना चालू की गई थी। उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवादी उद्देश्य हेतु गठित विशाल सेनाओं को कम वेतन देने हेतु संतुष्ट करना। कार्यक्षेत्र दिल्ली व संलग्न क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ी सेना अपने पास रखी, 5 लाख की सेना थी। सेना को वेतनमान देने के लिए उसको कुछ तो उसके पास धन की आवश्यकता उसको रही है, तो इसने उसका एक मूल जड़ था जो कि महंगाई थी। महंगाई को कम करके उसको अब बाजार नियंत्रण किया। महंगाई कम होने से सैनिकों की ज़रूरत कम हुई तो वो कम वेतन में संतुष्ट होने लगे। इस तरीके से उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को पूरे राज्य में अपनाया। विशेषताएं क्या थी? 3 प्रकार का बाजार उसने बनाया। एक मंडी था, सराय ए अदल, घोड़ा व दास। घोड़ा दास का एक अलग से मार्केट था उसका। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कठोर दंड भी हुआ करता था। यदि कोई भी साहूकार यदि 1 किलोग्राम मांस का घपला किया करता था तो वह उसका 2 किलो मांस उसके शरीर से निकाल लिया करता था। इस तरीके की उसका कानून व्यवस्था थी। कठोर दंड की प्रणाली उसने अपनाई बाजार नियंत्रण में। 3 स्तरीय रिपोर्ट उसके पास जाती थी सुल्तान के पास, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सदरी रियासत, सेना और बरीद गुप्तचर विभाग हुआ करता था। राशन व्यवस्था सबसे पहले किसने चलाई? प्रथम सुल्तान जिसने राशन व्यवस्था चलाई, अलाउद्दीन खिलजी। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार पीडीएफ में भी देख लेते हैं। सुल्तान के नीचे था उसका विभाग दीवानी रियासत, जिसका प्रमुख होता था सदरी रियासत। पहला इसका प्रमुख कौन था? मलिक याकूब। 3 तरीके के बाजार इसने बनाए। 3 सेना बाजार अधीक्षक हुआ करते थे। पंजीकरण और काला बाजारी रोकने के लिए इसका काम हुआ करता था सेना बाजार का। सहायतक के लिए उसने 4 इसके डिपार्टमेंट थे। बरीद जो गुप्तचर प्रमुख हुआ करते थे, नाजिर मापतौल, परवाना नवीस जो कि परमिट वगैरह का देखते थे, और मुतहसिब जनाचार नियंत्रण और सेंसर वगैरह देखता करते थे। ये सारी चीज़ें। लेनपुल का कहना है इस व्यवस्था के कारण सुल्तान महान राजनीतिक व अर्थशास्त्री था। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, उसके बावजूद भी वह इतनी अच्छी शासन व्यवस्था को चला रहा था, इतनी अच्छी उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। बर्निंग ने क्या लिखा है? 1 ऊँट का दाम 1 देगा, यानी 1 जीतल रह गया था, परंतु वो एक दंग किसी के पास नहीं था। महंगाई उसने काफ़ी कम कर दी थी, हर चीज़ सस्ते में मिल रही थी, लेकिन वह सस्ता कम रुपया भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था। निजामी क्या था? ये अधिनियम सल्तनत काल की सबश्रेष्ठ उपलब्धि है, निजामी का कहना है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की हम भू राजस्व सुधार की व्यवस्था भी देख लेते हैं, किस तरीके से उसने भू राजस्व की व्यवस्था को अपने शासनकाल में अपनाया। भू राजस्व व्यवस्था भी उसके शासनकाल में सबसे बढ़िया तरीके से थी। पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छा शासक था, जो कि अनपढ़ होने, बिना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतना अच्छा बाजार नियंत्रण, इतना अच्छा भू राजस्व सुधार जिसने किया है। इसने जितनी भी ज़मीन थी, सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सरकारी ज़मीन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थी। इसने क्या किया? जो भी सुल्तान द्वारा, पिछले कई सुल्तानों द्वारा जो अनुदान में दी हुई ज़मीन थी, जैसे कई लोगों को उसने, पुराने शासकों द्वारा क्या हुआ था, राज्य की जो ज़मीन है वह संपत्ति कई लोगों को राज्य के द्वारा दी जाती थी। कुछ अब धार्मिक अनुदान में दी जाने लगी, वक्फ में, इनाम में दी जाने वाली राशि, और ज़मीन और इजरत यानी पेंशन अनुदान में दी जाने वाली ज़मीन, ये सारी ज़मीन को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया, सरकारें मिला लिया, और सबसे ज़्यादा ज़मीन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रही है। इसका राजस्व मंत्री कौन था? सर्फ के यानी इसका राजस्व मंत्री था। खालसा भूमि क्या होती थी? सल्तनत काल में सर्वाधिक खालसा भूमि थी। खालसा भूमि यानी कि सरकारी ज़मीन को खालसा भूमि कहते थे। वक्फ कौन सी ज़मीन होती थी? जो धार्मिक अनुदान में दी जाने वाली ज़मीन थी, इनाम में दी जाने वाली इजरत और पेंशन अनुदान। साम्राज्यवाद व आर्थिक समृद्धि सबसे अधिक हुआ करती थी इसके शासनकाल में। इसने भू राजस्व के लिए एक
प्रणाली अपनाई जिसका नाम था मसाहत व्यवस्था। मसाहत व्यवस्था इसने अपनाई भू राजस्व सुधार। तो ये सवाल बनता है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई, तो इसका आंसर है मसाहत प्रणाली भू राजस्व व्यवस्था के लिए इसने अपनाई। भू राजस्व सुधार को और सुदृढ़ बनाने के लिए और अत्यधिक सुगम बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो छोटे जमींदारों वाले पद थे वो सारे पद खत्म कर दिए, खुद का पद खत्म कर दिया, मुकदम का पद खत्म कर दिया, चौधरी का पद खत्म कर दिया, ये सारे पद खत्म कर दिए और केवल एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने मुक्त खराज। दीवाने मुक्त खराज इसने एक पद बनाया, विभाग बनाया जो राजस्व अधिकारों की जांच करता था। एक नया विभाग दीवाने मुक्त खराज बनाकर इसने एक इकाई का भी ईजाद किया जिसका नाम था बिस्वा। बिस्वा नाम की इकाई अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई जो कि मसाहत प्रणाली के तहत काम किया करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई तरह के कर भी अपने चलाए, कर जिसमें उसे 3 तरीके के प्रमुख कर थे, जो कि एक लैंड रिजर्व यानी कि भूमि कर था, भूमि कर का 50%, उपज का 50% और नगद, इस तरीके से उसको कर लिया जाता था। घरी कर यानी कि घर का कर यानी आवास कर लिया जाता था और चरी कर यानी दुधारू पशु यानी दुग्ध उत्पादन पर भी उसने कर लगा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने और बाजार नियंत्रण व्यवस्था, भू राजस्व सुधार, उसके बाद उसका तीसरा आता है प्रमुख कार्य जो कि सैन्य सुधार था। सैन्य सुधार जैसा अभी हमने बताया कि 5 लाख की उसके पास एक सेना थी जो कि सबसे बड़ी सेना थी उस समय की। पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी सेना का नियंत्रण किया था। इसके पहले किसी भी राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, एक अलग अलग इक़्तिदार के पास उसकी सेना होती थी, उसका नियंत्रण इक़्तिदार के पास होता था। जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वह सारे इक़्तिदार मिलकर इकट्ठा होकर राज्य के लिए लड़ा करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया जो कि पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना गठन किया। सबको एक नगद वेतनमान भी दिया जाता था, नगद वेतनमान दिया जाता था, परंतु मूल नियंत्रण प्रणाली के तहत एक सैनिक एक घोड़ा। सैनिकों के लिए उसने हुलिया प्रथा का चलन किया। हुलिया प्रथा यानी कि सैनिक की ड्रेस वगैरह, क्या टोपी, क्या जूते, किस तरीके की ड्रेस रहेगी, ये हुलिया प्रथा होती थी। एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड हुआ करता था। और एक दाग प्रथा घोड़ों के लिए लागू हुई थी। दाग प्रथा में घोड़ों के ऊपर एक विशेष प्रकार का एक सील लगा दी जाती थी जिससे पता चलता था कि ये घोड़ा इस सैनिक के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस तरीके की एक व्यवस्था थी जो आइडेंटिटी कार्ड जैसे काम करता था। सैनिक भर्ती विभाग भी उसने बनाया जिसका नाम था RJ ममालिक उसने एक सैन्य भर्ती विभाग बनाया था। जो खम्स यानी लूट का धन हुआ करता था, जहाँ भी युद्ध करने गए वहाँ से उसने जो भी धन लूटा जाता था वो वह किस प्रकार से सुल्तान का हिस्सा जो कि 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 यानी 80% अब जो लूट का हिस्सा है वह सुल्तान यानी कि सरकारी खजाने में जाने लगा। बाकी का जो हिस्सा है सैनिकों में बंटवारा हुआ करता था उसका। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो वास्तुकला है वो भी बहुत ज़्यादा सक्षम थी, बहुत ही ज़्यादा उत्तम तरीके की थी। अलाउद्दीन खिलजी की वास्तुकला में सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनी। दूसरा है अलाई दरवाज़ा जिसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं। अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में स्थित है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं अलाई दरवाज़ा। सीरी का किला बनवाया जो कि दिल्ली में है। हजार खम्बा महल जो सीरी किले के प्रांगण में ही स्थित है, दिल्ली में ही स्थित है हजार खम्बा महल। ये 4 जो प्रमुख वास्तुकला है जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाई गई थी। इसके बाद 5 जून 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु यानी हत्या किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है मलिक याकूब के द्वारा। मलिक याकूब जो कि इसके द्वारा बनाए गए विभाग दीवानी रियासत का प्रमुख हुआ करता था। मलिक याकूब जिसके द्वारा 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की षड्यंत्र करके इसकी हत्या कर दी जाती है। जितना अच्छा उसका शासनकाल यानी कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व सुधार, उसके कर, उसके शासन करने की व्यवस्था जिस तरीके से जितनी अच्छी थी उस तरीके से उसकी मृत्यु उतनी ही भयानक तरीके से हुई है। उसने बहुत सारे कत्लेआम किए, बहुत सारे बुरे काम किए, लेकिन उसकी जो राज्य चलाने की प्रणाली थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अंतिम समय में 5 जनवरी 1316 को मलिक कफूर के षड्यंत्र का शिकार होकर उसकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से पहले वह सुल्तान पागल सा हो गया था, वह अपना स्वयं का मांस खाने लगा था। ये फरिश्ता के लिखे हुए कथन है
उसका पुत्र था खिज्र खां, उसको भी मारा गया, अल्प खां को मारा गया। उसके बाद जो शासक बनता है वह शाहबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया गया, जिसने मात्र 4 माह के लिए शासन किया। तो उसके बाद जो शासक बनता है वह शाहबुद्दीन उमर बनता है। इसके बाद हम देखेंगे का जो अंतिम शासक था इसका नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गियासुद्दीन तुगलक द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है, यानी तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पे राज करता है। सबसे ज़्यादा समय तक काल शासन करने वाला जो वंश था वह तुगलक वंश है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक वंश। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तुगलक वंश की जानकारी उसमें पढ़ेंगे हम। कैसी लगी आपको वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।